नमस्कार, मैं भवेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 11। चैप्टर 11 में है राज्य किसका। तो ये पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सम्मुख, सम्मुख बोलने से क्या है कि सामने, जैसे कि मेरे सामने जो रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, सम्मुख, मेरे सामने। असमंजस, असमंजस का मतलब है दुविधा, यानी हैरानी। हैरानी में पड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, असमंजस, हैरानी। अभियुक्त, अभियुक्त का मतलब क्या है, दोषी। जिसको हम लोग दोष बिलाप करते हैं, दोषी ठहराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभियुक्त। विवेकशील, विवेकशील का मतलब है बुद्धिमान। जिसको बुद्धि रहता है, यानी जो चतुर है, बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि अच्छे से, उसको बोलेंगे हम लोग विवेकशील या बुद्धिमान। गंभीरता, गंभीरता का मतलब है गहराई, गहराई या शांत मन से, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, गंभीरता। अत्याचार, अत्याचार का मतलब है जुल्म और अन्याय। जैसे कि कोई राजा किसी प्रजा के ऊपर में अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, तो वो है ये अत्याचार, जुल्म। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब है हैरानी, यानी हैरान हो जाना, उसको बोलते हैं आश्चर्य। क्षमा, क्षमा का मतलब है माफी मांगना। ठीक है। तो हम लोग क्लास में कई बार ऐसे बच्चे लोग क्या करते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा होते हैं, लेकिन कई बच्चे शांत रहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं। तो कई बार उनके ऊपर में भी क्या हो जाता है कि दोष आ जाते हैं, यानी उनके ऊपर में भी कोई कोई ऐसे बच्चे रहते हैं, उसके ऊपर में दोष आरोप कर देते हैं। ठीक है। तो वो दोष करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चतुराई से, उन्हें किस तरह से चतुराई से काम करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये राज्य किसका, ये जो चैप्टर है उसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। देखो पेज नंबर 87 मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। एक बार राजा जनक की सभा में एक अपराधी को उपस्थित किया गया। एक बार क्या हुआ कि राजा थे, एक राजा थे, उनका नाम था जनक। तो उनकी सभा में एक अपराधी, यानी जो अपराध करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपराधी। तो उसको क्या किया गया, उपस्थित किया गया, यानी राजा के दरबार में उनको अपराधी को लेकर के उपस्थित किया गया। देखने में वह व्यक्ति सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान लग रहा था। लेकिन वो व्यक्ति देखने में बहुत सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान लग रहा था, यानी ऐसी चोर का शक्ल देखने में अलग रहता है और ईमानदार का शक्ल देखने में अलग रहता है। तो उसका जो व्यक्ति, जो अपराधी व्यक्ति था, जो उसको पकड़े थे, राजा के जो राज दरबार में उपस्थित किया गया व्यक्ति को जो पकड़े थे, वो सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान देखने में लग रहा था। लेकिन राजा के सिपाहियों ने किसी बात पर चिढ़कर उस पर दोष लगा दिया था। लेकिन राजा के जो सिपाही थे वो क्या किए कि उनके ऊपर में चिढ़कर, किसी बात को चिढ़ करके उसके ऊपर में क्या लगा दिया, दोष आरोप लगा दिया। अधिकारियों ने भी उनकी बात पर विश्वास करके उसे अपराधी मान लिया था। तो उनके जो अधिकारी थे उनके बात पर विश्वास करके उनको दोषी मान लिया था। किनको दोषी मान लिया था, एक व्यक्ति को। अधिकारियों ने राजा के सम्मुख अपनी बात इस प्रकार रखी कि राजा को भी उनकी बात पर विश्वास होने लगा। तो जो राजा के सिपाही पहले उनको पकड़े, एक व्यक्ति को, और उसको क्या किया कि उनको बिना कारण के दोष आरोप लगा दिए और दोष आरोप करके फिर अधिकारियों के पास में गए। अधिकारियों के पास में ऐसे बोले कि वो उनके अधिकारियों ने भी उनके बात को विश्वास कर लिया। राजा के सिपाहियों की बात को अधिकारियों ने विश्वास कर लिया और जो अधिकारी थे वो किसके पास में लेके गए, उन्हें राजा के सम्मुख में इस प्रकार रखी कि उनकी बात पर विश्वास होने लगा। यानी अधिकारियों ने राजा के सम्मुख अपनी बात इस प्रकार रखी कि राजा को विश्वास हो गया कि ये सचमुच अपराधी बोल करके। राजा ने अभियुक्त से पूछा, अभियुक्त बोलने से यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्या है, अभियुक्त बोलने से दोषी। अभियुक्त का मतलब क्या है, दोषी। तो राजा ने उस अभियुक्त से पूछा, तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, यानी तुम अपना अपराध जो किया उसको स्वीकार करते हो क्या, बोल करके जो राजा थे वो किससे पूछे, अभियुक्त से, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, यानी दोष आरोप हुआ था, वो उस व्यक्ति से राजा ने पूछे, क्या पूछे कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है। व्यक्ति अपने ऊपर किए गए अत्याचार से वैसे ही दुखी था। तो जो व्यक्ति अपराध नहीं किया है उसके ऊपर में ऐसे दोष आरोप लग जाना, उसके मन में दुख आएगा। तो वो बिना वजह के वो अपराध हो गया था, तो उसके
मन में दुख था। सो बोला, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप अपने विवेक से जो भी न्याय करेंगे मुझे स्वीकार है। तो जो व्यक्ति राजा के सम्मुख था वो बोल रहा था कि आप अपने विवेक से जो भी न्याय करेंगे मुझे स्वीकार है। राजा जनक ने कहा, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक पूछा। उसके बाद में जो राजा था वो क्या बोला, फैसला सुनाया कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। उसके बाद में जो व्यक्ति वहां पर उसके राजा के सामने में जो व्यक्ति खड़ा था वो क्या बोलने लगा कि यह सुनकर व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक, गंभीरता का मतलब क्या यहाँ पर है गहराई, यानी शांत मन से, अपने जो मन है शांत मन से सोच करके बोले कि यह सुनकर व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक पूछा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, आपकी जो आज्ञा है महाराज वो मेरा सिर आंखों पर, परंतु कृपया यह बताइए कि आपका राज्य कहाँ तक है। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला राजा को कि आप, परंतु यह बताइए कि आपकी जो आज्ञा है वो मेरा सिर आंखों पर है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि आपका जो राज्य है वो कहाँ तक है, आपका जो राज्य है वो कहाँ तक स्थित है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मेरे राज्य की सीमा नहीं जानते। उसके बाद में राजा सोचे, वो बोले, क्या तुम मेरे राज्य की सीमा नहीं जानते क्या बोलते। महाराज, मैं मिथिला राज्य की सीमा तो जानता हूँ, लेकिन आपके राज्य की सीमा नहीं जानता, व्यक्ति बोला। उसके बाद में जो व्यक्ति था वो राजा से क्या बोला कि मैं मिथिला राज्य की सीमा जानता हूँ, लेकिन आपका जो राज्य है उसका, आपके जो राज्य की मैं सीमा नहीं जानता। उनका जो व्यक्ति था वो बोलने लगा राजा से। फिर व्यक्ति की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उसके बाद में जो व्यक्ति था उसके बात को सुनकर के राजा क्या पड़ गए, असमंजस, यानी दुविधा में, हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे। उसके बाद में वो थोड़ा सोचने लगे, सचमुच यह राज्य मेरा नहीं है। और वो सोच करके मन ही मन बोले कि सचमुच ये राज्य जो है ये तो मेरा नहीं है, यह तो मेरे पूर्वजों का राज्य है। जो राज्य है वो किसका है, ये तो पूर्वजों का राज्य है। मेरी आने वाली संतान भी इसे ही अपना राज्य कहेंगे। उसके बाद में वो फिर सोचने लगे, मेरे जो आने वाली संतान है वो भी यही कहेंगे कि ये संतान भी इसे अपना राज्य ही कहेंगे। वो मेरी जो आने वाली संतान है वो भी कहेंगे कि ये मेरा राज्य है। तो फिर मेरा अपना राज्य कौन सा है। फिर राजा सोचने लगे कि फिर मेरा राज्य कौन सा है। राजा को अपने भूल का एहसास हुआ। उसके बाद में राजा को भूल का एहसास हो गया और उन्हें लगा कि इतना विवेकशील व्यक्ति कोई अपराधी नहीं कर सकता। उसके बाद में राजा धीरे धीरे सोचने लगे कि इतना विवेकशील व्यक्ति, ऐसे प्रश्न मेरे को आज तक कभी कोई नहीं किया था और ये व्यक्ति मेरे को ऐसे प्रश्न किया, तो इस प्रश्न से मैं असमंजस में पड़ गया और वो धीरे धीरे सोचने लगा कि ये तो राज्य मेरा नहीं है, मेरा संतान, आने वाले संतान भी ये बोलेंगे कि ये राज्य मेरा है, वो करके। और वो जो राजा था वो क्या बोलेंगे, उन्हें लगा कि इतना विवेकशील व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर सकता और ये कोई अपराधी नहीं है, बोल करके वो जो राजा था वो सोचने लगा। उसके बाद में अवश्य इसे गलती से पकड़ा गया है। उसके बाद में राजा समझ गया कि अवश्य इसे कोई गलती करके इसको पकड़ा गया है और ये दोषी नहीं है, बोल करके वो राजा जो थे वो समझ गए। खोजबीन करने पर सारी सच्चाई राजा के सामने आ गई। उसके बाद में उन लोग खोजबीन किए और सारी सच्चाई राजा के सामने आ गई कि ये लोग बिना वजह से इस व्यक्ति को पकड़े, बोल करके राजा ने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को छोड़ दिया। उसके बाद में राजा ने सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति को छोड़ दिया और कर्मचारियों की गलती के लिए उसे क्षमा भी मांगी। उसके बाद में जो राजा थे वो कर्मचारियों की गलती की वजह से अपने तरफ से वो राजा उस व्यक्ति को क्षमा मांग दिया। विषम परिस्थितियों में धैर्य व बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। तो हम इस पौराणिक कथा से क्या सीखे कि विषम परिस्थितियों में धैर्य या बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। तो इस पाठ में एक बार आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति को बिना वजह के राजा के जो सिपाही थे, राजा जनक के जो सिपाही थे, वो लोग पकड़ लिए। बिना वजह से एक व्यक्ति को पकड़ लेते, उसके ऊपर में दोष आरोप करते। उसके बाद में दोष आरोप करने के बाद में उसको राजा के सम्मुख में प्रस्तुत किया गया। तो राजा के सम्मुख में प्रस्तुत करने के बाद में उन लोग क्या बोले कि इस व्यक्ति, उसे पूछा गया कि अपने बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वो व्यक्ति बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में जो राजा थे वो बोले कि राजा उसको दंड दिए कि आप मेरे राज्य से निकल जाओ। तो उस व्यक्ति ने बोले कि पूछे, फिर राजा से पूछे कि महाराज आपकी जो आज्ञा है वो मेरे सिर आंखों पर, लेकिन आपका, फिर वो व्यक्ति बोले राजा को कि आपकी राज्य कहाँ से कहाँ तक है, बोलते थे। फिर जो राजा थे वो इस प्रश्न को, व्यक्ति की इस प्रकार प्रश्न को
सुन करके असमंजस यानी हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे कि तुम नहीं जानते। उसको फिर बोले, उस व्यक्ति को फिर से बोले राजा कि तुम नहीं जानते कि मेरा राज्य कहाँ से कहाँ तक है बोल करके। तो उस व्यक्ति ने फिर से बोले कि मैं तो मिथिला राज्य का मिथिला राज्य के राजा कितना थे, उसका जो इलाका है यानी राज्य जहाँ तक है मैं उसको जानता हूँ, लेकिन आपका जो जहाँ तक राज्य है मैं उसको नहीं जानता हूँ करके। फिर राजा जो थे वो सोचने लगे कि मिथिला तो ये मेरे पूर्वजों का राज्य था, लेकिन मेरा राज्य कौन सा है बोल करके सोचने लगा। मेरा जो संतान आने वाली है वो फिर से बोलेगी कि ये मेरा राज्य है, लेकिन मेरा राज्य कहाँ पर है बोल के फिर से वो जो राजा थे वो सोचने लगे। तो सोचते सोचते वो उनको मन में ये आया कि उनके मन में ये ख्याल आया कि राजा सोचने लगा और वो बोला कि आज तक मुझे किसी ने ऐसी प्रकार के प्रश्न नहीं किए और ये जरूर एक बुद्धिमान है और इस बुद्धिमान को गलती से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ करके वो राजा जो थे वो उस व्यक्ति को छोड़ दिए। उसके बाद में क्या हुआ कि छोड़ने के बाद में वो राजा जो थे वो उनको माफी मांगे। इनको माफी मांगे, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था उस व्यक्ति को माफी मांगे, यानी अपने कर्मचारियों की तरफ से उस व्यक्ति को क्षमा मांगे। बहुत खोजबीन करने के बाद में उसको पता चला, राजा को पता चला कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है, ये इसको बिना वजह के गिरफ्तार करके मेरे सामने में प्रस्तुत किया गया करके वो जान गए और उस व्यक्ति को राजा ने छोड़ दिया वहां से। और जो उनके जो अधिकारी थे राजा के, तो उनकी तरफ से राजा ने उस व्यक्ति को माफी मांगी। तो इस पौराणिक कथा से हमें क्या सीख मिला कि कभी भी हम लोग किसी भी परिस्थिति में अगर फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोग को मैं कुछ यहाँ पर प्रश्न उत्तर है इसका, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये शब्दार्थ तो आप लोग पढ़ लिए, इसको घर में एक बार पढ़ोगे अच्छे से, तब आप लोग कठिन शब्द का जो अर्थ है उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर है पुस्तक में आपका, आप लोग को दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर है उपस्थित। ये क्या लिखा है, उपस्थित। उसके बाद में है सम्मुख, उसके बाद में अभियुक्त, गंभीरता पूर्वक, आश्चर्य, सम्मान पूर्वक। इसको आप लोग पढ़ लोगे ठीक ढंग से। ठीक है, एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर है, पहला में है उपस्थित, दूसरा में है सम्मुख, तीसरा में है अभियुक्त, चौथा में है गंभीरता पूर्वक, उसके बाद में पांचवा में है आश्चर्य, छठवां में सम्मान पूर्वक। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन है, बताइए, मौके लिए व्यक्ति ने बिना विरोध किए अपना अपराध क्यों स्वीकार कर लिया। इसको आप लोग मैं बता दे रहा हूँ कि बिना विरोध किए वो व्यक्ति अपना अपराध क्यों स्वीकार कर लिया। इस बुक में है, आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूँ और आप लोग समझ गए होंगे ठीक ढंग से। पढ़ करके एक बार और समझ करके इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में ख नंबर में है, राजा जनक किस बात से असमंजस में पड़ गए। राजा जनक किस बात से असमंजस में पड़ गए, इसको मैं बता दिया, पढ़ करके मैं सुना दूँ आप लोग को कि बुक में क्या दिया गया है। उसके बाद में है लिखित, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए या सही का चिन्ह लगाइए। अधिकारियों ने किसके कहने पर व्यक्ति को अपराधी मान लिया था। यह पहला प्रश्न है क नंबर का, कि अपराधियों अधिकारियों ने, जो राजा के अधिकारी थे वो किसके कहने पर व्यक्ति को अपराधी मान लिया था। किसके कहने पर, सिपाहियों के कि राजा के कि मंत्रियों के। ये तीनों में से जो सही आंसर है उसको क्या करोगे आप लोग, टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद में ख नंबर में है, कौन अत्याचार से दुखी था। आप लोग को पढ़ाया हूं मैं, आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन आंसर और इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसमें से आप लोग जान जाएंगे कि कौन अत्याचार से दुखी था। कौन अत्याचार से दुखी था, सैनिक, अधिकारी या व्यक्ति। तीनों में से जो सही आंसर है उसका आप लोग क्या करोगे, टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद में ग नंबर में है, राजा का नाम क्या था। राजा का नाम क्या था आप लोग को बता दिया मैं पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले। वासुदेव, जनक या दशरथ। इसमें से तीनों में से कौन सा है उसको आप लोग क्या करोगे, टिक करो। जो सही है उसको क्या करोगे, टिक करोगे। घ नंबर में है, जनक किस देश के राजा थे। मिथिला, अयोध्या या इंद्रपुरी। तीनों में से जो सही है उसको क्या करोगे आप लोग, टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद में सही उत्तर लिखिए। राजा जनक की सभा में उपस्थित किया गया व्यक्ति कैसा लग रहा था। आप लोग को बता दिया कि राजा जनक की जो सभा में जो उपस्थित व्यक्ति था वो कैसा था,
सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान वो व्यक्ति था। ठीक है, राजा जनक की सभा में आपको कैसे लिखोगे कि इसका आंसर राजा जनक की सभा में उपस्थित किया गया व्यक्ति सज्जन, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा था। राजा ने अभियुक्त से क्या पूछा? आपको बता दें उसका आंसर भी मैं, राजा ने अभियुक्त से क्या पूछा? जो राजा था वो अभियुक्त होने से जो दोषी है उसको क्या पूछा? तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? ये बोल करके पूछे, तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है? इस प्रकार राजा ने अभियुक्त यानी दोषी से पूछे, उस व्यक्ति से। राजा ने व्यक्ति को क्या दंड दिया? आप लोग को पता है राजा ने व्यक्ति को क्या दंड दिया? कि राजा ने उस व्यक्ति को दंड दिया कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। राजा ने उस व्यक्ति को क्या दंड दिया कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। 1 नंबर में फिर अंत में राजा ने उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया? अंत में राजा ने उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया आपको मैं बता दिया हूँ। अंत में राजा ने उस व्यक्ति के सामने समानता पूर्वक उसे छोड़ दिए और उनको माफी भी मांगी। इन वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रम संख्या लिखिए। ये जो है ना, इसको क्या करना है कि इन वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रम संख्या लिखिए। तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, यानी इस जो सेंटेंस पहला है उसको 1 नंबर लगाना, जो दूसरा में आएगा उसको 2 नंबर, ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग इधर मूल्य पर प्रश्न। व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप अपने विवेक से जो भी न्याय करेंगे मुझे स्वीकार है। उनसे ऐसा क्यों कहा? मूल्य पर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या दिया गया कि व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप, जो व्यक्ति था वो राजा से क्या है कि आप अपने विवेक से जो भी न्याय करेंगे मुझे स्वीकार है। यानी थोड़ा चतुराई से बोले उस व्यक्ति ने उसको राजा से प्रश्न किया कि आप अपने विवेक से जो भी न्याय करेंगे मैं आपका मुझे स्वीकार है। तो इस विषय में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के लिखना है। उसके बाद में आपके विचार। व्यक्ति ने राजा के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? जो व्यक्ति था उन्होंने अपने राजा के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा, उसको विचार करके लिखना है। फिर व्यक्ति के सामने ख नंबर में है, व्यक्ति के स्थान पर यदि आप होते तो आप क्या करते? उसको सोच समझ के आपको क्या करना है, लिखना है। फिर यहाँ पर है रचनात्मक कार्य। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, चित्र का वर्णन करते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो ये जो चित्र है इसको वर्णन करके 5 लाइन यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है, पाठ में आपने इन चिन्हों का प्रयोग देखा होगा। इसमें क्या है, भाषा ज्ञान में आप लोग इस चिन्ह को जानते हैं और देखे हैं, पाठ में से देखे हैं। तो ये क्या है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये सब क्या है, विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के नाम व प्रयोग के विषय में पढ़िए। तो विराम चिन्ह के विषय में हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं। नाम, चिन्ह, उसका प्रयोग। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर चिन्ह है उसको लिख रहा हूं मैं। देखो, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, एक एक वाक्य लिखते हैं तो वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वाक्य की समाप्ति पर, ये जो चिन्ह है इसको हम लोग कहां पर लगाते हैं, वाक्य की समाप्ति पर हम लोग इस चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम कैसे दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे करके ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद में अर्ध विराम। अर्धविराम कौन सा है, पहले ऊपर में बिंदु, उसके बाद में नीचे में कम, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धविराम। उसके बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह
सूचक चिन्ह यहाँ पर ऐसे लगेगा, ठीक है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए हम लोग लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। और अल्पविराम कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, जैसे कि पढ़ते समय जहाँ बहुत थोड़ा ठहरना हो, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम लोग कहीं पर थोड़ा सा ठहरना हो, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, अल्पविराम। और अर्धविराम हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम यह है यहाँ से थोड़ा सा कम, जहाँ पूर्ण विराम से कम वह अल्पविराम से अधिक रुकना हो, अल्पविराम से अधिक, अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, उसके बीच में ये लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है, अर्धविराम। और प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ पर लगते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रश्न पूछते हैं वहां पर क्या लगता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। उसके बाद में निर्देशक चिन्ह, तो ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहां पर लगता है, ये वाला, ये चिन्ह लगते हैं आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं। जहां पर ये सब प्रकट करते हैं, आश्चर्य, घृणा, शोक और प्रसन्नता, ये सब जहां पर प्रकट होता है वहां पर ये वाला विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रयोग होता है। उसके बाद में निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कौन सा है, इसको हम लोग निर्देशक चिन्ह, तो निर्देश विषय विभाग संबंधित शीर्षक के आगे, विषय या विभाग शीर्षक के आगे हम लोग ऐसे निर्देशक चिन्ह देते हैं। दोहरा उदाहरण, उसके बाद में दोहरा उदाहरण, दोहरा उदाहरण कौन सा है, ये वाला, ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा उदाहरण। ठीक है। उसके बाद में इखरा उदाहरण, इखरा उदाहरण, इखरा उदाहरण का यहाँ पर सिंगल सिंगल ऐसे, ये इखरा उदाहरण का चिन्ह है। किसी दोहरा उदाहरण का चिन्ह कहां पर प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में लिखने के लिए, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में लिखने के लिए यहाँ पर दोहरा उदाहरण का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इखरा उदाहरण कहां पर लगाते हैं, किसी उपनाम, कविता, लेख या पुस्तक के शीर्षक को बताने के लिए यहाँ पर इखरा उदाहरण हम लोग देते हैं, यानी किसी पुस्तक के शीर्षक को लिखने के लिए या किसी उपनाम या कविता, लेख या पुस्तक के शीर्षक को बताने के लिए सब यहाँ पर इखरा उदाहरण लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं योजक, योजक चिन्ह, योजक, योजक चिन्ह कौन सा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चिन्ह के नाम को जाने, तो हम लोग यहाँ पर विराम चिन्ह किसे कहते हैं, मैं आप लोग को बता दिया कि लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम लोग लिखते हैं तो लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर विराम चिन्ह का नाम है और उस चिन्ह का यहाँ पर मैं बता दिया हूँ कौन कौन कैसे कैसे चिन्ह। पूर्ण विराम ये वाला चिन्ह है, यानी कोई भी वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। अल्पविराम कहाँ पर प्रयोग होता है, जहाँ पर थोड़ा रुकने होता है वहां पर अल्पविराम। अर्धविराम कहाँ पर प्रयोग होता है, पूर्ण विराम और अल्पविराम के बीच में जो वाक्य रहेगा उसको, यानी पूर्ण विराम से कम और अल्पविराम से ज्यादा रुकने के लिए रहेगा तो वहां पर हम लोग अर्धविराम चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर हम लोग लगाते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ पर शोक, आश्चर्य, दया भाव ये सब रहेगा तो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, विस्मयादि चिन्ह। उसके बाद निर्देशक चिन्ह, किसी शीर्षक को निर्देश देने के लिए हम लोग लिखते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह। दोहरा उदाहरण, यानी कोई बोलेंगे तो उसके, कोई बोलते हैं तो उसके जो भाव रहता है उसको हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि दोहरा उदाहरण वहां पर दिया जाता है। इखरा उदाहरण कहां पर बोलते हैं, यानी किसी उपनाम कविता को लिखने के लिए वहां पर इखरा उदाहरण लगाया जाता है।
और योजक चिन्ह कहाँ पर लगते हैं? शब्द युग्म के बीच में। दो शब्द रहेंगे उसके बीच में हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ इन वाक्यों में प्रयुक्त चिन्हों के नाम हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? यहाँ पर आप लोग को क्या करना है? लिखना है। राजा ने पूछा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? यहाँ पर जो चिन्ह लगा है उसके नाम यहाँ पर आप लोग को क्या करना है? लिखना है। सुख दुख जीवन का अंग है, ये जो कौन सा चिन्ह बीच में लगा है उसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। उफ कितनी गर्मी है, ये कौन सा चिन्ह है? इसको क्या करना है? आप लोग को लिखना है। मैं आप लोग को जो चिन्ह और नाम के बारे में बता दूं उसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। दिए गए विशेषणों का उचित विशेष से मिलन कीजिए। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, इसको विशेषण को विशेष्य के सामने उचित मिलन करना है सही ढंग से, ठीक है। यहाँ पर एक कठोर, बुद्धिमान, विवेकशील, अविवेकी, राजा, सज्जन, अधिकारी, सैनिक, इसको विशेषण को विशेष्य से मिलाना है, ठीक है। चैप्टर 11 समाप्त हो गया। राज्य किसका है? पौराणिकता आप लोग को मैं समझा दिया कि एक व्यक्ति के ऊपर में बिना कारण से उसके ऊपर में दोष लगा देते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति रहता है दोषी बिना दोषी के वो दोषी कहलाता है। तो वो अपने बुद्धि विवेक से काम करके, अपने चतुराई से काम करके एक राजा को इस तरह से अपना बचाव के लिए वो सहायता करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए और ये विराम चिन्ह के बारे में भी समझ गए। आप लोग को इतना पढ़ा है कि ये चैप्टर में आप लोग को खत्म करो, ठीक है। धन्यवाद।